हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग विश्व युद्धों की इतिहास, जो कि आप लोग का यह क्लास 9 का चौथा चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था और विश्व युद्ध होने के कौन कौन से कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं यह वीडियो कुछ बच्चों की डिमांड है इसलिए बना रही हूँ, तो आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको यह चैप्टर भी आसान लगेगा, जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो विश्व युद्ध हुआ था, इसमें विश्व के जितने भी देश थे वह सभी इस युद्ध में कहीं ना कहीं शामिल थे, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। और जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से लेकर, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक चला, यानी कि यह 4 वर्षों तक चला था। यह आरंभ हुआ था 1914 में और यह समाप्त हुआ 1918 में। ठीक है, और इस युद्ध ने बहुत सारे देशों के जो उनके राजनीतिक आर्थिक स्थिति था उसमें बदलाव किए। ठीक है, और इस युद्ध में जो भी देश शामिल थे उन सारे देश ने अपने जो भी देश के संसाधन थे उस युद्ध में उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था, यानी जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके होने के क्या कारण थे, वैसे क्या कारण थे जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो देखिए, सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है। अब देखिए, विश्व के जितने भी देश थे, खास तौर पे यूरोपीय देश, वह कहीं न कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वह अपने से कमज़ोर देशों को उपनिवेश बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें उस समय खास तौर पे 2 महान शक्तियाँ थी, खास तौर पे इंग्लैंड और फ्रांस। और ये दोनों देश बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाए हुए थे। और भी बहुत सारे यूरोपीय देश थे, जैसे जर्मनी था, इटली था। तो इन सब का बाद में प्रवेश हुआ, लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाना चाहा, तो जिसको उपनिवेश बनाने से रोका गया। ठीक है, इस कारण से कहीं ना कहीं जर्मनी और इटली में आक्रोश की भावना थी, तो इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी कि सारे देश, यूरोप के जितने भी देश थे, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण से उनमें यह कंपटीशन हुआ कि हम अपने देश का विस्तार करेंगे, और कहीं ना कहीं उन पे पाबंदियाँ लगाई गई, यानी जो जर्मनी इटली था इस पे खास तौर पे पाबंदियाँ लगाई गई और यह विश्व युद्ध का एक कारण बन गया। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा समझ में आ गया होगा कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है। तो विश्व के जितने भी देश थे, खास तौर पे यूरोपीय देश में जितने भी देश शामिल थे, वो सब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और प्रथम विश्व युद्ध का यह कारण बना। उसके बाद दूसरा कारण इसका क्या बना, तो देखिए दूसरा कारण बना है इसका उग्र राष्ट्रवाद। अब देखिए, उग्र राष्ट्रवाद क्या था कि जो यूरोपीय देश थे उसमें जो भी समान जाति या फिर धर्म या भाषा के लोग थे, ये लोग एक साथ मिलकर अलग देश बनाना चाहते थे। ठीक है, उस समय यूरोप की एक जाति थी, स्लाव जाति। तो यह लोग चाहते थे कि जितने भी देश हैं यूरोप महादेश में, अगर उन सारे देशों में जो भी स्लाव जाति है, तो उनके लिए एक अलग राष्ट्र हो, उनका एक अलग देश हो। तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद तीसरा कारण था कि सैन्यवाद। अब देखिए, सैन्यवाद में क्या था कि यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति पे बहुत जितना भी ध्यान था वह केंद्रित कर रहे थे, और सारे देश का एक ही उद्देश्य था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और साम्राज्य के विस्तार के लिए वह फ्रांस, जर्मनी और ये सारे जो देश थे वह अपने राष्ट्रीय आय का लगभग 85% वह सैनिक की तैयारियों पर व्यय कर देते थे। ठीक है, और इस तरह से सारे देश क्या बन गए, सारे देश मजबूत बन गए, वह सैनिक दृष्टि से हो। ठीक है, तो इस तरह से सैन्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। उसके बाद था कि गुटों का निर्माण। अब देखिए, गुट विश्व में जितने भी देश थे वो सब अलग अलग गुटों में बट गए। ठीक है, तो गुटबाजी के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जैसे गुटबाजी के कारण, एक मिनट आप लोग इसको भी देख लीजिए। तो जैसे देखिए कि उस समय
एक ट्रिपल अलायंस बना। ठीक है, दो गुटों का यूरोपीय देश में निर्माण हो गया था। एक का नाम था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली शामिल थे। और फिर एक गुट बन गया था त्रिदेशीय संधि। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस। तो इसमें खास तौर पे शामिल थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह से गुटों के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का एक और कारण था, तात्कालिक कारण, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, तो उनकी हत्या कर दी थी। जो सर्बिया के लोग थे उसने हत्या कर दी थी। तो सर्बिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया और ऑस्ट्रिया ने उस पर हमला कर दिया और धीरे धीरे उसमें सारे देश धीरे धीरे शामिल होते गए। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो अब देखिए हम आपकी बुक में देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो देखिए हम सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को पढ़ लेते हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। तो देखिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में क्या लिखा हुआ है आप लोग की बुक में कि औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यानी उपनिवेशों के निर्माण की क्या हो गई थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश हुआ। अब देखिए इसी दौर में, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति के बाद जब बाज़ारों का विस्तार हुआ और उपनिवेशों का निर्माण शुरू हो गया था, तो उस समय दो देश थे, जर्मनी और इटली, इन दोनों का प्रवेश हुआ और इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे। यानी कि जर्मनी और इटली के बहुत कम उपनिवेश हाथ लगे थे। उपनिवेश का क्या मतलब हुआ कि जब एक मजबूत देश का एक कमज़ोर देश पे शासन होने लगता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है उपनिवेश। तो जो इटली था या फिर जो जर्मनी था, इनके बहुत कम ही देश उपनिवेश हाथ लगे थे। उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यानी कि जो जर्मनी था या फिर जो इटली था, उनकी जो साम्राज्यवादी यानी अपने देश के विस्तार की जो उनकी इच्छा थी, वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। ठीक है, वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ देना चाहता था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय विश्व की दो महान शक्तियाँ थी, ब्रिटेन और फ्रांस, उसको जर्मनी पीछे छोड़ना चाहता था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। यानी जर्मनी को इंडस्ट्री के लिए उसे क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था और उसे तैयार माल चाहिए था, यानी उसे फिनिश्ड गुड चाहिए था। तो उसके लिए उसे बाजार की आवश्यकता थी। किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को पुरानी साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो जर्मनी था, ठीक है, उसे कच्चे माल चाहिए थे और कच्चे माल कहाँ से उसे मिलते, एशिया से मिलते। लेकिन एशिया और अफ्रीका के जितने भी हिस्से थे, तो वह सब किसके कब्जे में थे, वह इंग्लैंड या फ्रांस के कब्जे में थे। तो ऐसी परिस्थिति में जर्मन साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। तो अब देखिए उस समय तुर्की एक देश था जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो उस पर जर्मनी चाहता था कि हम शासन करें, यानी उसको अपना उपनिवेश बना ले। तो इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेल लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति चाहिए। अब जर्मनी क्या सोचा कि हम तुर्की के जो सुल्तान हैं उससे रेलवे लाइन बिछाने की हम योजना की स्वीकृति उसने मांगी थी। तो जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने विरोध किया। अब देखिए उस समय जर्मनी का विरोध कौन किया, फ्रांस तथा रूस ने किया। तो यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यह प्रमुख कारण था। और देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है कि इधर 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी थी। यानी 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जापान जो था वह विजय हुआ, यानी वह जीत गया था।
तो अब उसे लगा कि हम काफ़ी शक्तिशाली हैं, तो और उसमें अपने देश के विस्तार करने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा यानी जो उसकी इच्छा थी वह बढ़ने लगी थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब देखिए 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी जो था वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सामने आया और वह भी व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था और वह भी चाह रहा था कि हम भी अपने आप को विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में देखें। दूसरी ताकत के उभरने से उसके हितों को खतरा था। अब जो इंग्लैंड थे या जो फ्रांस थे वह सोचते थे कि अगर कोई दूसरी ताकत अगर उभर कर अगर सामने आई तो यह उनके लिए क्या होगा, खतरा होगा। तो यह सब कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का, यानी कि इसका मेन यही पॉइंट था कि सभी देश, यूरोप के जितने भी देश थे वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि उग्र राष्ट्रवाद। अब देखिए उग्र राष्ट्रवाद में क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि अगर कोई देश में समान जाति के लोग हैं, धर्म, भाषा के लोग हैं, तो वह लोग चाहते थे कि हम अपना एक अलग देश बना लें। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। अब देखिए जो तुर्की देश था या फिर जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, वहाँ पे अधिकांश जो लोग थे वह स्लाव जाति के थे और उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की और यह स्लाव जाति के लोग ने ही सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन में उन्होंने बोला कि सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। ठीक है, यानी एक देश हैं। अब देखिए इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इस तरह जो आंदोलन था वह शुरू हुआ और जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों में आपसी संबंध को तनावग्रस्त कर दिया। अब देखिए यूरोप के जितने भी देश थे, अब इस तरह के जो स्लाव जाति के लोग थे वह अपना अलग राष्ट्र के निर्माण की बात करने लगे थे। तो जितने भी देश थे उनमें कहीं में न कहीं तनाव था, तो इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व होने का यह भी एक कारण था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध होने का केवल कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे छोटे छोटे कारण थे। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट कारण को देखते हैं। तो देखिए तीसरा कारण इसका क्या था, सैन्यवाद। देखिए यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, यानी कि जो भी यूरोप के देश थे वह अपने सेना को मजबूत करने पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे और फ्रांस, जर्मनी जो देश था वह यूरोपीय देश में अपनी राष्ट्रीय आय का 85% सैनिक तैयारियों पे व्यय कर रहा था। यानी जो भी फ्रांस या फिर जर्मनी देश था वह अपनी राष्ट्रीय आय का यानी वह अपनी नेशनल इनकम का 85% वह सैनिक पे व्यय कर देता था। और 1913-14 में फ्रांस के पास 8 लाख, जर्मनी के पास 7 लाख और रूस के पास 15 लाख अस्थायी सेनाएं थी। जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का आधिपत्य था और जो जल सेना था उसमें शुरू से किसका आधिपत्य था, तो इंग्लैंड का था। जर्मनी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया और 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज भी बना लिया था। ठीक है, और उस समय का वह जहाज़ जो था इम्परेटर वह सबसे बड़ा जहाज़ था और इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के बाद जो जर्मनी था वह दूसरा सर्व शक्तिशाली राष्ट्र था वह बन गया था। ठीक है, तो सैन्यवाद ने भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सैन्यवाद के कारण भी सभी देश अपने अपने सैनिक को मजबूत करने लगे थे, तो यह भी विश्व युद्ध का एक कारण बना। उसके बाद था गुटों का निर्माण। अब देखिए गुटों के निर्माण में आप लोग को क्या दे रखा है कि साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश, यानी जो भी देश यूरोपीय देश थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो जो भी शक्तिशाली देश थे अपने अपने हितों के अनुरूप यानी वह अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों के निर्माण करने लगे थे, यानी कि वह गुट बनाने लगे थे। एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे और परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप जो था वह गुटों में बट गया और यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर
का रूप लेते जा रहा था और यूरोप जो था वह एक तरह से कैसा रूप ले रहा था, सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था और 19वीं शताब्दी से ही जारी था। और यह जो प्रक्रिया थी वो 19वीं शताब्दी से ही जारी था। और यूरोप में गुटबंदी के जन्मदाता जो थे वह किसको माना जाता है, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। यानी कि यूरोप में जो गुटबंदी के जन्मदाता माना जाता है वह जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, इनको माना जाता है। इन्होंने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि कर ली थी। ठीक है, 1889 में ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने द्वैध संधि कर ली थी और 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना था, यानी इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था और उसमें बहुत सारे देश शामिल हुए। जैसे ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था। और यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई और यह जो ट्रिपल अलायंस बना यह फ्रांस के विरुद्ध बना। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि ट्रिपल अलायंस जो बना था वह बिस्मार्क ने बनाया था, बिस्मार्क ने फ्रांस के खिलाफ बनाया था। और इटली की विश्वसनीयता संदिग्ध थी, इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। ठीक है, इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय संधि बनाई। अब देखिए, इसमें 1907 में ब्रिटेन जो था वह एक त्रिदेशीय संधि बनाई और इसमें जैसे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये सब शामिल था। यह सामान्य हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था, यानी यह जो संधि था वह उतना अच्छा नहीं था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया और यह दोनों गुट यानी कि जो ट्रिपल अलायंस था और जो इसका त्रिदेशीय संधि था। ठीक है, यहाँ कुछ गलत मुझे लग रहा है, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिगुटीय जो संधि था और जो त्रिदेशीय संधि था, इन दोनों गुटों के कारण ही कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से यह 4 कारण था आप लोगों का, जिसमें पहला कारण था आप लोगों का साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा था उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा था सैन्यवाद और चौथा था गुटों का निर्माण। ठीक है, और इसका तात्कालिक कारण है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।